हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस पीएसआईआर डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में आज हम पहुंच चुके हैं डे 48 पर। तो आइए देखें आज के कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। देयर वी गो। सो द टॉपिक इज कंटेम्प्ररी ग्लोबल कंसर्न्स व्हिच मींस कि प्रेजेंट टाइम में क्या चीजें हैं जो ग्लोबल कंसर्न बनी हुई हैं, जैसे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंट। ठीक है। सो नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ योर 2A सिलेबस। यहाँ से क्वेश्चंस आने की हर बार हर साल उम्मीद होती है। ठीक है। बिफोर वी बिगिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि एक कमेंट थी जिसमें वो कह रहे थे कि क्या ये इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखना जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इंट्रो में आप ये लिख सकते हैं, जस्ट कि आपको एक आइडिया लग जाए। इट इज नॉट लाइक कि रियल एग्जाम में आपको ऐसे अलग अलग लिखना है, इंट्रो ये, कंक्लूजन ये। नो, इट इज जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग है। राइट। वहां पे आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ तो मैं पॉइंट्स के फॉर्म में आपको चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। मेन फोकस ये है कि आपको ये पता हो कि किस सवाल में क्या चीजें लिखी जानी है। ठीक है। तो यहाँ वहां पे आपको ये इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन ये वर्ड्स नहीं लिखने हैं। एक और डिमांड थी कि जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स और फ्रेजेस हैं वो आपको प्रोवाइड करे जाएं। तो वी आर थिंकिंग ऑफ इट, हम उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे बाद में, आफ्टर दिस कोर्स एंड्स। ठीक है। So let us move to the questions for today. The world has faced a pandemic of human rights abuses in the wake of COVID-19. Discuss. तो सीधा सा सवाल है, 10 नंबर का है, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि कोविड-19 के टाइम ह्यूमन राइट वायलेशंस कैसे हुई हैं। ठीक है। तो दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 10 मार्क्स। लेट अस स्टार्ट। तो सारा फोकस यहाँ पर किस किस चीज पर है। जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो तो हमेशा ये देखा जाए कि वहां पर कीवर्ड क्या है। यहाँ पर कीवर्ड है ह्यूमन राइट्स। ठीक है। ह्यूमन राइट्स तो पहले डिफाइन करें क्या होते हैं ह्यूमन राइट्स। क्विकली आप कह देंगे कि ये ऐसे कुछ अधिकार हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हर किसी को मिले हुए हैं, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। आप एक इंसान पैदा हुए हैं, उसी बात से आपको वो अधिकार मिल जाते हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट्स हैं वो, इनहेरेंट टू ऑल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड, नेशनैलिटी, सेक्स, एथनिसिटी एंड लैंग्वेज। आप किस धर्म, जात, देश, भाषा को बोलने वाले हैं, आप किस लिंग से हैं, आपकी एथनिसिटी क्या है, आपका रंग क्या है, आपकी भाषा क्या है, कुछ मायने नहीं रखता। सिर्फ एक चीज मायने रखती है कि आप एक इंसान हैं और इंसान होने के नाते आपको कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप ऐसे करेंगे, ह्यूमन राइट्स की महत्ता बताएंगे, उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे और उसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का सारा ध्यान ह्यूमन राइट्स की तरफ है। जब आप आंसर की बॉडी स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आप लिखेंगे कि एक हमें सब्सटेंशियल ऐसे प्रूफ देना पड़ेगा कि कहाँ लिखे हुए हैं ये ह्यूमन राइट्स। तो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स है, उसमें दो चीजें आती हैं। एक आपका इंटरनेशनल कोवेनेंट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे, एक इंटरनेशनल कोवेनेंट है इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स पे। तो इनको मिलकर हम इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं और यही इसी में ह्यूमन राइट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। तो एक है सिविल पॉलिटिकल राइट्स और दूसरे हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारा बता दिया ह्यूमन राइट्स के बारे में। अब क्वेश्चन का फोकस ये था कि कोविड-19 में कैसे ह्यूमन राइट्स की अब्यूज हुई है। अब आप देखिए कि कोविड-19 अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस था। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो कभी सोचा ही ना गया हो कि ऐसा भी हो जाएगा। ऐसी एक सिचुएशन दुनिया भर ने देखी। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो जो कंट्रीज होते हैं, सरकारें होती हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं अपने कंट्री के सिटीजन्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या मिला कोविड के टाइम? लॉकडाउन्स लगाए गए। अब लॉकडाउन का मतलब क्या है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज कर्टेल्ड। राइट। आपको एज अ बेसिक ह्यूमन राइट है कि आप मूव कर सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप जहां चाहें वहां जाकर रह सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक। तो इसी जो बेसिक एक ह्यूमन राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उस पर लग गया कितना बड़ा रिस्ट्रिक्शन, लोगों को उनके ही घरों में रहने के लिए बोला गया। ठीक। तो इसको हम एज अ ह्यूमन राइट अब्यूज
बोल सकते हैं, हालांकि इट वाज इन फेवर ऑफ पीपल, बट समवेयर देयर वर पीपल हु कंप्लेन्ड अबाउट इट, और एक ना एक तरीके से तो यहाँ पर एक ह्यूमन राइट की वोलेशन तो हो ही रही है। दूसरा, पब्लिक हेल्थ का क्राइसिस आया, कितना बड़ा क्राइसिस था, पूरी दुनिया ने देखा। तो लोगों का जो राइट टू हेल्थ है वो कर्टेल हुआ, बेमौत मारे गए लोग, है ना, एक पेंडेमिक आया एंड पीपल डाइड। सो राइट टू हेल्थ, कितने लोग बीमार हुए, कितने लोगों की जान गई। So right to health was abused. नेक्स्ट, पुअर पीपल वर इम्पैक्टेड मोर, ये अब भी देखने को मिल रहा है। कितने देश हैं, कितनी इकोनॉमीज हैं जो इस त्रासदी से उभरने में मुश्किल महसूस कर रही हैं, ठीक है। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो पॉवर्टी लेवल्स हैं वो पहले से कहीं ज्यादा हो गए हैं। जो लोग मिडिल क्लास में थे वो भी पॉवर्टी में धकेले गए हैं, और जो पहले से गरीब थे वो और गरीब हो गए हैं। तो यहाँ पर भी ह्यूमन राइट की अब्यूज है। फिर एक वर्ड बहुत न्यूज में चला, शैडो पेंडेमिक। इसका ये मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, जब एंड दे वर फोर्स्ड टू लिव विद देयर विक्टिम विद देयर अब्यूजर इन द सेम होम, ठीक है। तो शैडो पेंडेमिक में क्या हुआ कि ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उभर के आए, तो दिस वाज आल्सो अ ह्यूमन राइट वायलेशन फॉर वीमेन, राइट। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में, क्योंकि इट वाज अ 10 मार्कर, तो सीधा हमें उसी चीज पर आना था। ह्यूमन राइट की हमने डेफिनेशन बताई, उसकी इंपॉर्टेंस बताई, फिर बॉडी में हमने वो सारे एग्जांपल्स दिए जहां हमें लगा कि ह्यूमन राइट वोलेशंस हुई हैं कोविड के टाइम। कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना, प्रमोट करना सबसे बड़ी चीज है। चाहे कितने ही बड़ी त्रासदी हो, कितना ही बड़ा क्राइसिस हो, हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स की वोलेशन ना हो। और इसी डायरेक्शन में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। एक पासिंग रेफरेंस आप इसका दे सकते हैं कि जो लोगों का राइट टू फूड है, ठीक है, उस चीज को हमने इंश्योर किया। हमने देखा कि लोग पॉवर्टी में ना जाएं। फिर वुमेन के लिए भी हेल्पलाइन चलाई, बच्चों के लिए भी हेल्पलाइन चलाई। इस तरीके से इंडिया ने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की भरपूर प्रयास किया। सो यू कैन एंड ऑन दैट नोट, ठीक है। दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत है नहीं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये कहता है, डू यू थिंक दैट टुडे democracy are facing a state of crisis, especially in the context of rising public resentment and the inherent issues with the global democratic architecture that has been unable to prevent Russian-Ukrainian crisis? क्रिटिकली कमेंट, ठीक है। तो जहां पर भी क्रिटिकली कमेंट आ जाता है तो आपको अपनी आंखें खोल लेनी है, दो डायरेक्शंस में देखना स्टार्ट कर देना है कि यस या नो, दोनों ही चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। तो ये पूछ रहे हैं कि आज जो वर्ल्ड ओवर डेमोक्रेसीज हैं वो एक स्टेट ऑफ क्राइसिस फेस कर रही हैं, और कंटेक्स्ट ये है कि जो ग्लोबल डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर है, अब इसका क्या मतलब है, यानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ग्लोबल डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे आपका यूएन है, आपका डब्ल्यूटीओ है, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर की हैं, तो उसमें कुछ इनहेरेंट इश्यूज आ रहे हैं, लोगों को रिजेंटमेंट हो रही है, ठीक है, और रशिया यूक्रेन वॉर को भी नहीं प्रिवेंट कर पाई डेमोक्रेसी। तो इस चीज पर आपको कमेंट करनी है कि क्या डेमोक्रेसी एक स्टेट ऑफ क्राइसिस फेस कर रही है, ठीक है। पूरा टाइम जब मैं ये सवाल पढ़ रही थी तो एक ही वर्ड सबके माइंड में आना चाहिए था, वो था डेमोक्रेसी। कीवर्ड यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इंट्रोडक्शन में आप कीवर्ड बताएंगे। जब आप कह देंगे कि डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पर थोड़ी सी जनरल है। इसको आप थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस से कनेक्ट करें। आप कहिए कि डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर इंडिविजुअल्स गवर्न देमसेल्व्स, ठीक है, एंड इन रिसेंट टाइम्स इट हैज सीन अ डिक्लाइन, डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैज सीन अ डिक्लाइन। नाउ हाउ इज दैट इट हैज सीन अ डिक्लाइन, कैसे उसमें आपको डिक्लाइन नजर आ रहा है, या क्राइसिस क्यों बोल रहे हैं डेमोक्रेसी का, उस चीज को हम बॉडी में, आंसर की बॉडी में उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लैरी डायमंड है एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, ये कहते हैं कि फिलहाल देयर इज अ फेज ऑफ डेमोक्रेटिक रिसेशन। यू कैन हाईलाइट दिस, यू कैन राइट दिस इज अ कीवर्ड, अ की फ्रेज, डेमोक्रेटिक रिसेशन। ये कह रहे हैं कि रिसेशन आया हुआ है दुनिया भर में डेमोक्रेसी का। जैसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है,
तो इसका एक डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालते हैं ये, उसमें इन्होंने बोला है कि टुडे डेमोक्रेसी इज इन द मोस्ट फ्रेजाइल स्टेट, बहुत ही वीक स्टेट में है डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। रीजंस क्या हो सकते हैं और उसके एविडेंसेस क्या हैं, हमें देखने को मिल रही है देयर इज ग्रोथ ऑफ ट्रेंड्स ऑथोरिटेरियन ट्रेंड्स। ठीक है कि जहां पर एक ही जो इंसान है वही चीजें डायरेक्ट कर रहा है, वही रूल बना रहा है। और डेमोक्रेसी क्यों इतना हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, देखो इट इज नॉट जस्ट फॉर द सेक कि वो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें कुछ इनहेरेंट अच्छी चीजें हैं डेमोक्रेसी में। क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी सुनी जाती है। ठीक है, जो आम सिटीजन है ना उसी को सेंटर में रखा जाता है डेमोक्रेसी में। सिटीजन की वैल्यू होती है, आम आदमी की वैल्यू होती है डेमोक्रेसी में। ये कुछ इलीट लोगों का काम नहीं रह जाता है कि बस वही राजा बनेंगे और वही चले जाएंगे रूल करके। यहाँ पर लोगों की वोट की कीमत होती है, इलेक्शंस होते हैं और ह्यूमन राइट्स प्रिजर्व करे जाते हैं डेमोक्रेसी में। कोई भी क्राइसिस होता है तो ऐसा यूजुअल माना जाता है कि डेमोक्रेसी उससे बेटर तरीके से डील कर सकती है कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोगों के ओपिनियन की वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, ये अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात करते हैं। पर इसका ऑपोजिट ऑथोरिटेरियन ट्रेंड्स हैं, जहां एक शासक होता है और वही अपनी मर्जी चलाए रहता है। तो उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड वी सी इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म, जैसे चाइना में है शी जिनपिंग, ठीक है, रशिया में पुतिन है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं, हम आगे देखेंगे। तो ये कुछ ऑथोरिटेरियन ट्रेंड्स जो हैं दुनिया भर में राइज कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब देखो डेमोक्रेसी में क्या है कि हर कोई समान है, हिंदू मुस्लिम, कमिंग फ्रॉम एनी कास्ट, एनी एथनिसिटी, एनी रिलीजन, यू आर सेम, यू आर वन पर्सन, आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट है डेमोक्रेसी में। पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में क्या होता है कि लोग एक अपनी कास्ट के आसपास पॉलिटिक्स करने लगते हैं, अपने रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स करने लगते हैं। अपने आप को इंडियन कम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हिंदू ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या मुस्लिम ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने आप को ब्राह्मण ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या जो भी अलग अलग कास्ट हैं उन कास्ट का फैलाव हो रहा है। तो जहां पे भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बढ़ेगी ना, तो वहां पे डेमोक्रेसी को थोड़ा खतरा होगा। एक ग्रुप ऑफ पीपल अपने आप को एज सिटीजन ना आइडेंटिफाई करके किसी कम्युनिटी, कास्ट, क्लास, रिलीजन से आइडेंटिफाई कर रहा है। तो जहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बढ़ेगी, मतलब कि फिर जो रूलिंग लोग होंगे, जो सत्ता में होंगे, सत्ताधारी लोग हैं, वो भी इसी का इस्तेमाल करेंगे। वो भी कोशिश करेंगे अपीजमेंट की, कि जो लोग, जो कम्युनिटी अपने आप को ज्यादा प्रोमिनेंट दिखा पा रही है उसका अपीजमेंट करेंगे, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए हैं। तो डेमोक्रेसी यहाँ पर डिक्लाइन हो जाती है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वी सी दिस ग्रोथ ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। रोहिंग्या इशू था, ठीक है, रोहिंग्यास को बाहर निकाला गया। तो ये सब चीजें क्या है कि लोग अपने आप को आइडेंटिटी पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करी जा रही है। इसमें लोगों से ज्यादा जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर टू बी ब्लेम्ड। ठीक। और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कि न्यू सिक्योरिटी लॉ लेकर आया चाइना हांगकांग में। थाईलैंड में प्रोटेस्ट फॉर डेमोक्रेसी के लिए मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बेलारूस में, किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी। म्यांमार में मिलिट्री coup हुआ, ये क्या दिखा रहा है, ये ऑथोरिटेरियनिज्म दिखा रहा है ना। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको हटा के मिलिट्री coup हो गया। और अब मिलिट्री coup में क्या हो रहा है, रोहिंग्यास को कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जा रहा है। वो जो प्रोटेस्टर्स हैं जो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जा रहा है। तो ये क्या है, ये ऑथोरिटेरियनिज्म है, राइट। डेमोक्रेसी यहाँ पे भी डिक्लाइन होती हुई नजर आई। और सबसे बड़ा ब्लो जो डेमोक्रेसी को लगा रिसेंट टाइम्स में, वो था अफगानिस्तान, जहां पर लोगों के द्वारा इलेक्ट करी गई गवर्नमेंट को सत्ता से हटाया गया और बुरी तरह हटाया गया। और फिर पावर में कौन आया, तालिबान। ठीक है, और उसके बाद ये भी है कि वर्ल्ड ओवर जो गवर्नमेंट्स हैं वो उसको एक तरीके से वैलिडिटी भी दे रही हैं, उसके साथ नेगोशिएटिंग टेबल पर भी बैठ रही हैं। तो इससे पता लगता है कि डेमोक्रेसी का कितना डिक्लाइन हो रहा है। ठीक। देन यूएस में भी हमें ऑथोरिटेरियन इम्पल्सेस नजर आए। बहुत ही लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर जो वो प्रमोट करते थे वैसा दिख नहीं रहा है। अब इसके रीजंस क्या है, देखो वेस्ट जो है ना,
ये सबसे बड़ा प्रोपोनेंट है डेमोक्रेसी का। ये बोलता है कि हर जगह डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है ना, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर विल प्रमोट डेमोक्रेसी। पर अब इनका डबल स्टैंडर्ड्स देखो, ये प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पर जिस देश में इनको ऑटोक्रेट्स सपोर्ट मिल जाती है, ऑटोक्रेट सही लगता है, ये उसको सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, इजिप्ट में, बहरीन में इन्होंने ऐसा ही किया, वहां जाकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जगह ऑटोक्रेट्स को सपोर्ट किया, वेस्ट ने, यूएस ने। तो ये यूएस पे या वेस्ट पे हमेशा चार्जेस लगते हैं कि आपके तो डबल स्टैंडर्ड है, बात तो आप डेमोक्रेसी की करते हो, पर जहां आपका फायदा ऑटोक्रेट से निकलता दिखाई देता है, आप उन देशों में जाके ऑटोक्रेट्स को प्रमोट करते हो, सपोर्ट करते हो। ठीक है, देन देर इज दिस टर्म, ये सैमुअल पी हंटिंगटन ने दी थी ये टर्म, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो उन्होंने ये बोला था, किसी जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो यूएस है, जो वेस्ट है, ये एक तरफ है, ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, और जो दूसरी तरफ ईस्ट है या मुस्लिम नेशंस हैं, वेस्ट है, मिडल ईस्ट है ना, तो ये लोगों के अलग आइडियाज हैं। जैसे कि एशियन वैल्यूज की भी एक कंसेप्ट दिया जाता है, तो ये लोग डेमोक्रेसी के इतना फेवर में नहीं होते हैं, इतना बढ़ चढ़कर उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। तो दिस इज अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जहाँ एक सिविलाइजेशन ये भी सोच लेती है कि हम क्यों डेमोक्रेसी को माने, हम ये तो वेस्टर्न आइडिया है। ठीक, तो इस वजह से भी डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हो रहा है। देन वी कैन सी कि राइज ऑफ चाइना, अब राइज ऑफ चाइना एक ग्लोबल इवेंट है, पूरे विश्व ने इस चीज को देखा है, समझा है कि चाइना राइज कर रहा है। अब कोई भी इंसान जो पावर में उठेगा ना, उसके पीछे की उसके पीछे की गवर्नेंस देखी जाएगी और उसको फॉलो करने की कोशिश करी जाएगी। हमेशा यही होता है ना, क्लास में अगर कोई फर्स्ट आ गया है, किसी का रैंक आ गया है, तो आप उससे जाके पूछते हो, भाई तूने क्या किया था, क्या कौन से नोट्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अब चाइना का जब इतना तगड़ा राइज हुआ है 21st सेंचुरी में, तो बाकी जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो भी देख रहे हैं कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर। फिर वो देखते रहे डेमोक्रेसी तो नहीं है, वो तो अपनी मर्जी चला रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑथोरिटेरियन ट्रेंड्स है, तो शी जिनपिंग जो है चाइना में, उनमें ये है, ये ऑथोरिटेरियन ट्रेंड्स है। तो लोग, राइज ऑफ चाइना की वजह से भी डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, बिकॉज चाइना डज नॉट रिप्रेजेंट अ डेमोक्रेसी। देन कम्स रशिया वेयर पुतिन इज देयर, तो वो भी एक ऑटोक्रेट ही देखे जाते हैं। हंगरी में विक्टर ओरबान है, टर्की में एर्डोगान है। तो ऑल दिस पीपल समवेयर रिप्रेजेंट ऑथोरिटेरियन ट्रेंड्स। ठीक है, दे क्लेम themselves टू बी वेरी डेमोक्रेटिक एंड ऑल, बट आइडियाज ये हैं, इनकी इमेज परसेप्शन ये है कि दे आर ऑटोक्रेट्स। So we are witnessing a reverse wave of democracy, a reverse wave of democracy. This is another phrase or important keyword that you can write. Reverse wave of democracy is being witnessed. ठीक है, फिर बोला जाता है कि चलो वेस्ट है जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर को प्रमोट कर रहा था। ठीक है, और करता है हमेशा, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये सब वेस्टर्न आइडियाज हैं। बट यही वेस्ट, यूक्रेन इस वेस्ट से प्रभावित था, नेटो ज्वाइन करने वाला था, यही सब इन्हीं आइडियाज को प्रमोट कर रहा था। बट यूक्रेन पर जब बात बन आई, तो वेस्ट तो नहीं प्रोटेक्ट कर पाया उसको, वेस्ट माने डेमोक्रेटिक ऑर्डर तो नहीं प्रोटेक्ट कर पाया यूक्रेन को। तो इससे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या मैसेज गया कि डेमोक्रेटिक ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इट कुड नॉट प्रिवेंट द रशियन इन्वेजन एंड इट कुड नॉट प्रोटेक्ट यूक्रेन फ्रॉम रशियन इन्वेजन। सो इससे भी जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं उनको एक नुकसान पहुंचा है, क्षति पहुंची है। उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ग्लोबल गवर्नेंस की, जैसे मैंने यूएन की बात करी, डब्ल्यूएचओ की बात करी, तो ये ग्लोबल ऑर्डर की, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर की इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इनमें डेविड हेल्ड कहते हैं, ही इज अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, हु सेज कि दीज इंस्टीट्यूशंस आर सफरिंग फ्रॉम डेमोक्रेटिक डेफिसिट। है कि नहीं, यहाँ पे भी सब देशों की उतनी थोड़ी ना सुनी जाती है। अफ्रीका, एशिया की रिप्रेजेंटेशन कितनी है यूएन में, बहुत कम है। ठीक है, और वेस्ट, ऐसा ही लगता है कि वेस्ट लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, वेस्ट ही चला रहा है इनको। तो यहाँ पर जब डेमोक्रेटिक डेफिसिट मिल दिखेगा, तो ऑब्वियसली इट इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, राइट। एंड फेलियर टू रिफॉर्म, इनको कितना बोल लिया, पूरा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका बोल रहा है कि रिफॉर्म करो यूएन को, अब तक तो नहीं हुए हैं रिफॉर्म्स, डेमोक्रेटिक डेफिसिट ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमें। सो दिस वे ऑल्सो डेमोक्रेसी सफर्स।
यूरोप, अब वेस्ट और यूरोप में ही ज्यादा डेमोक्रेसी के प्रोपोनेंट्स हैं, वही डेमोक्रेसी को ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। तो यूरोप में डेमोक्रेसीज हैं खूब सारी, पर यूरोप में हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स नजर आई। रेफ्यूजी क्राइसिस वो अच्छे से डील नहीं कर पाए, इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं वहां पे, लॉस ऑफ जॉब्स है। तो ये सब क्या है? अब ये सब चीजें जब होंगी तो ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ, ये जो इमिग्रेंट्स हैं, ये डेमोक्रेसी को थोड़ी ना पसंद करेंगे। ये कहेंगे कि इस देश में डेमोक्रेसी थी, इस एरिया में, इस रीजन में, और हमें तो यहाँ सुख नहीं मिला, हमें तो ना शरण मिली, ना हमें यहाँ पे जॉब्स मिली। तो इस तरह भी डेमोक्रेसी का डिक्लाइन है। पॉपुलिस्ट रिजीम्स बढ़ रहे हैं, जो जैसे चाइना का राइज बोल रहे हैं हम, रशिया बोल रहे हैं, टर्की बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बस पॉपुलिज्म बढ़ रहा है, लोगों को पसंद आने वाली ऐसी मतलब एक नेशनलिस्ट जिसको कहते हैं, वो आइडिया ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, पॉपुलिज्म फैला रहे हैं, पर डेमोक्रेसी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो दिस इज द डिक्लाइन। नेक्स्ट इज ऑल दी होप लॉस्ट? नो। ग्लोबल कोलैबोरेशन अब भी होता है, डेमोक्रेटिक आइडियल है ना ये डेमोक्रेटिक आइडियल है कि पूरी दुनिया मिलके कोलैबोरेट करे। तो ये हो रहा है, यूएन में भी लोग मिल रहे हैं, फिर ये आपकी यूएनएफसीसी भी होती हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है कोप, ठीक है, ये भी हो रही हैं। और एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि ऑथोरिटेरियंस के खिलाफ, ऑटोक्रेसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं दुनिया भर में। तो वो क्या है? ठीक है, जब किसी पाप के खिलाफ, मान लीजिए कोई सिन है कोई चीज और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि पीपल आर इन फेवर ऑफ वर्च्यू, लोगों को वो चीज पसंद नहीं आ रही है। तो ऑटोक्रेसीज तो बढ़ रही हैं, पर लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, विच मीन्स पीपल आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल वांट डेमोक्रेसी। तो वी कैन नॉट से कि डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हो चुका है पूरा। नेक्स्ट, मालावी में हमें एक इंसिडेंट देखने को मिला, वेयर देयर वाज अ लैंडमार्क रूलिंग टू ओवरटर्न रिग्ड इलेक्शन रिजल्ट्स। इलेक्शंस में बोला गया कि यहाँ तो करप्शन हुई थी, तो फिर ये रूलिंग आई वहां की जुडिशरी से कि ये इलेक्शन कैंसिल करो और दोबारा से करो। तो नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल कि डेमोक्रेसी अब भी जीवित है। उसके बाद हम कंक्लूजन में ये कहेंगे कि देखिए, डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, it is having intrinsic values, in the words of अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन बोलते हैं कि डेमोक्रेसी की इंट्रिंसिक वैल्यू है, खुद में ही वो अपने आप में एक बढ़िया चीज है, लोगों के ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करती है, लोगों को एज अ एंड ट्रीट करती है, एज अ मीन्स नहीं ट्रीट करती है। मतलब लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचती है, हर किसी के ओपिनियन की वैल्यू होती है वहां पर। तो कुछ इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी में जो अच्छी चीज है। और ये भी कहा गया है कि इट इज बेटर सुटेड टू हैंडल क्राइसिस। जैसे इंडिया ने कोविड के साथ कैसे डील किया और चाइना ने कोविड के साथ कैसे डील किया, दुनिया भर ने देखा। तो इंडिया का एग्जाम्पल एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कोविड से डील करने में। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, और चाइना में ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो कोविड से इतना अच्छा नहीं डील कर पाए। तो हमेशा ये माना जाता है कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो क्राइसिस को ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल करती हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो डेमोक्रेसी इज एक्सेप्टेड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसे हमें प्रिजर्व करना है। ऑल्सो इट डज नॉट हैपन बाई एक्सीडेंट, अपने आप से डेमोक्रेसी नहीं आ जाएगी, वी नीड टू डिफेंड इट, वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, वी नीड टू प्रिजर्व इट, राइट। सो इन these टर्म्स इन वी हैव डिस्कस दिस आंसर। हमने पहले बताया कि क्या है डेमोक्रेसी, फिर हमने बताया कि वो कैसे उसका डिक्लाइन हो रहा है, उसके सिंबल्स क्या है, कि क्या देखने से पता लग रहा है कि डिक्लाइन है। फिर बीच में हमने पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के भी व्यू डाले। उसके बाद कंक्लूड करते हुए हमने कहा कि होप खत्म नहीं हुई है, अभी जगह जगह डेमोक्रेसीज हैं, उसको डेमोक्रेसी के रिवाइवल की बात हो रही है। और कंक्लूजन में हमने कह दिया कि क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने की, और हमें क्यों डेमोक्रेसी को प्रमोट, प्रोटेक्ट और डिफेंड करना चाहिए। ठीक है, so with this we have concluded our session for today and stay tuned to Only IAS। आप लोग वीडियोस देखते रहिए, आपको अच्छे लगे तो प्लीज डू कमेंट। थैंक यू।